हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सुजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर। और गाइस, हम बात करने वाले हैं आज 30th में करंट अफेयर्स की। तो आई होप कि आप लोग अच्छे बच्चों की तरह नहा धो के मॉर्निंग में चाय कॉफी के साथ हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले आपको हम एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स गाइस लॉन्च हो चुका है काफी दिनों से। और ये कोर्स जो है ये पूरा पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म का लेक्चर है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लाइव लेक्चर मिस हो गए, ये पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अच्छा, पहले हम इस पूरे वीडियो कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ठीक है। तो गाइज, अगर हम वीडियो कोर्स के बारे में बात करें तो इस वीडियो कोर्स का प्राइस 1499 है। इस वीडियो कोर्स का प्राइस 1499 है, लेकिन गाइज एक बात आपको ध्यान देनी है कि इस वीडियो कोर्स में आपको हम दे क्या रहे हैं। आपको हम रीजनिंग के 2 क्लासेस प्रॉपर दे रहे हैं, आपको हम क्वांट के 2 क्लासेस दे रहे हैं प्रॉपर, आपको हम इंग्लिश की 1 क्लास और 1 क्लास जीए की दे रहे हैं। मतलब 6 क्लास आपको इस 1499 में मिलने वाली है फ्रॉम प्री लेवल टू मेंस लेवल। उसके अलावा गाइस, हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट को, जो हमारा प्लैटिनम पैकेज होता है, हमने ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। हमारा प्लैटिनम पैकेज ही 600 रुपए करीब आता है, ठीक है। अच्छा, आपके जैसे आपको गाइस, आप रिकॉर्डेड क्लास पढ़ रहे हो, है ना, आपको डाउट आएंगे। तो डाउट के लिए हमने टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं जहां पर फैकल्टी भी ऐड है, एज वेल एज हमने यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज को भी हायर किया है, जो कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन चीजें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात गाइस कि ये जो कोर्स है ना, ये लाइफ टाइम वैलिड कोर्स है। तो ये सब अच्छाई इस कोर्स में है और मात्र 1499 में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, आपको लिंक मिल जाएगी लिंक के थ्रू आप कोर्स परचेस कर लें। या फिर गाइस, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व भी कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो सब आप पूछ सकते हैं, या आप इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे कोर्स की बात हो गई। अब मुद्दे की बात आते हैं, मतलब अपने डेली करंट अफेयर्स की, और स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट की। आप बोलेंगे सर ये कौन सा मोटिवेशनल कोट है? डू इट टुडे। ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल कोट है, डू इट टुडे। मैं आपको बताऊंगा गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने प्लान किया कि मुझे एक वीडियो बनानी। अब मैंने प्लान कर लिया, सब कुछ मेरे माइंड में है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेजी हो गया कि यार चलो कल करते हैं, परसों करते हैं। और वो चीजें जानते हो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं कि वो डिले हो जाती हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हमें बेकार लगता है, चलो कल करेंगे, परसों करेंगे। एक डीआई हमारे सामने आ गया जो हमसे बना नहीं, हमने छोड़ दिया, चलो कल करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। गाइस, एक बात मेरी समझ लेना, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो ना, कुछ प्लान आपके माइंड में है ना पढ़ाई को लेकर, तो उस प्लान को उसी दिन आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना और आप उसी दिन उसे कंप्लीट करते हो, तो ये मोटिवेशन का एक कॉज होता है। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ऐसी बहुत सारी वीडियोस। मैं आपको बताऊं, अभी मुझे पेड बैच में पढ़ाना था, टाइप्स ऑफ पढ़ाना था, मुझे टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाना था। टाइप्स ऑफ अकाउंट की नोट्स मेरी खो गई थी, 2 दिन में डिले कर रहा था। मैं आज सुबह उठा, मैंने कहा नहीं मुझे वीडियो बनानी है भाई। मैंने तुरंत उठा, आधे घंटे मैंने सर्च वर्च किया, डेटा कंपाइल किया, वीडियो बना दिया, तुरंत वीडियो बन गया। तो कहने का मतलब डू इट टुडे का मतलब कि जो भी आपके प्लान्स है ना, उसे आप आज ही इंप्लीमेंट करो, आप कल के लिए मत छोड़ो। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई, जो मैं आपसे कह रहा हूँ गाइस, स्पीचेस देना है आज दो, एनालिसिस करना है आज करो, तुरंत करो, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो। चलिए, तो गाइस आई थिंक ये मोटिवेशनल कोच आपके कुछ काम तो आना ही आना है। आप करके देखो गाइस, आपको अच्छा लगेगा और आप मतलब आपके अंदर अलग सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो अपने करंट अफेयर्स में सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, और अपॉइंटमेंट पे हम बात करेंगे कैपजेमिनी कंपनी की। इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। ये फ्रांस की एक कंपनी है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और ये बहुत बड़ी एक मतलब की टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी। तो एमान इज्जत अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द कैपजेमिनी। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट का एक न्यूज है आपके सामने। तो एमान इज्जत जो है वो कैपजेमिनी के नए सीईओ अपॉइंट हुए। कैपजेमिनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक। चलिए, तो एमान इज्जत की बात करें, ये क्या अपॉइंट हुए हैं? ये सीईओ अपॉइंट हुए हैं फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर, मतलब कि फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की। इसका नाम है कैपजेमिनी ग्रुप। आपने जरूर नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी आपने सुन लिया है ना।
अब ये एमन इज्जत जो है ये किसको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे पॉल हेरमिलिन को, पॉल हेरमिलिन को, ठीक है। तो पॉल हेरमिलिन ये रिप्लेस हो रहे हैं। तो आप गाइस आपको कंपनी का नाम याद रखना है, कैपजेमिनी कंपनी कहाँ की है, फ्रांस की कंपनी है। इसने अपना नया सीईओ एमान इज्जत को बनाया है, एमान इज्जत ने पॉल हेरमिलिन को रिप्लेस किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैपजेमिनी ग्रुप। आंसर हमको पता है इज्जत, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हम मन में कुछ कहानी बना लेंगे, कैपजेमिनी कंपनी ने अपनी इज्जत बचा ली, इस तरह से कहानी बनाएंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैपजेमिनी। तो गाइज रेलवे वाले बच्चे, एसएससी वाले बच्चे, मैं आपको बता दूं, बेसिकली रेलवे वाले बच्चे आपके एग्जाम में बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर सीईओ पूछे जाते हैं, याद रखना। तो वैसे कैपजेमिनी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए अब दूसरे न्यूज की बात करते हैं और अब बात करेंगे विप्रो की। तो विप्रो की बात करें तो थियरी डेल पोर्टे अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ द विप्रो लिमिटेड। तो थियरी डेल पोर्टे को विप्रो ने अपना नया सीएमडी अपॉइंट कर दिया है, मतलब सीईओ और एमडी अपॉइंट कर दिया है। ये हमारी आज की दूसरी बड़ी न्यूज है, ठीक। तो आईटी की बड़ी कंपनी विप्रो लिमिटेड, विप्रो ने थियरी डेल पोर्टे को अपना नया सीईओ बना दिया है और एमडी बना दिया है, इन शॉर्ट सीएमडी बना दिया। ये चेयरमैन और एमडी नहीं, ये सीईओ और एमडी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी अपॉइंट कर दिया है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेल पोर्टे जी ने किसको रिप्लेस किया। तो मिस्टर डेल पोर्टे विल सक्सीड द कंपनीज करंट सीईओ एंड एमडी मिस्टर अबिदाली नीमचवाला को रिप्लेस किया है। हालांकि अगर मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊं गाइस, अब मैं थोड़ा सा एक कड़वी चीज बताऊं, 2019 के जितने भी एग्जाम्स हुए, मैंने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, मैंने अपॉइंटमेंट का एक क्वेश्चन भी नहीं देखा था लास्ट ईयर, नहीं देखा था। आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग कहते हो ना कि सर रेलवे के करंट अफेयर्स अलग होते हैं शायद, और ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी एग्जाम में मैंने अपॉइंटमेंट का एक क्वेश्चन नहीं देखा था। हो सकता हो कि एक दो क्वेश्चन आ गया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मतलब अपॉइंटमेंट का आएगा भी ना, तो ये बहुत ही मतलब ये काफी ज्यादा आप मान लो कि रेयर है कि आपसे कौन रिप्लेस हुआ ये आपसे पूछे। रिप्लेसमेंट पूछा जा सकता है किसी बड़े मैटर पे, जैसे फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप को हटा के कोई बन गया राष्ट्रपति, या फॉर एग्जांपल बेंजामिन नेतन्याहू को हटा कर कोई बन गया इजराइल का राष्ट्रपति। तो बहुत बड़े लेवल पर ही रिप्लेसमेंट आपसे पूछा जाता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप याद करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो एक न्यूज हमारी ये हो गई, आगे बढ़ेंगे। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ द विप्रो लिमिटेड। आंसर क्या होगा, आंसर थियरी डेल पोर्टे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो, विप्रो का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अवार्ड एंड विनर की, जहां पर हमारे पास एक ही न्यूज है। तो हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, इनका नाम है क्या, इनका नाम है क्वारेशा अब्दुल करीम, विन क्रिस्टोफर मैरियक्स प्राइज। तो बेसिकली ये जो ये लेडी है जिनका नाम है क्वारेशा अब्दुल करीम, ये एक एचआईवी रिसर्चर है साउथ अफ्रीका की, और इनको क्या मिला है, इनको इस बार का क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार मिला है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं, देखिए। तो साउथ अफ्रीका की एचआईवी रिसर्चर, नाम क्या है, मिस इनका पूरा नाम क्या है, देखो इनका पूरा नाम है क्वारेशा अब्दुल करीम, हु फाउंड दैट अ टॉपिकल जेल कुड स्टॉप मैनी वुमेन कैचिंग द वायरस, हैज बीन अवॉर्डेड क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज। तो महिलाओं को वायरस का मतलब कौन सा वायरस समझिए, महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली दक्षिण अफ्रीका एचआईवी शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज ये एक फ्रांस का प्राइज है, मतलब फ्रांस गवर्नमेंट ये देती है, हाँ लिखा भी नीचे। द क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज जो है बेटा, ये फ्रांस का टॉप साइंस प्राइज है। तो मतलब फ्रांस गवर्नमेंट साइंस के सेक्टर में ये अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड, क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज। किसको मिला इस बार, साउथ अफ्रीका की एचआईवी रिसर्चर, नाम क्या है इनका, तो नाम इनका है देख लो क्वारेशा अब्दुल करीम, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो हु हैज वॉन द क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज, नाम क्या होगा, क्वारेशा अब्दुल करीम, ऑप्शन नंबर ए। ये कहां से बिलोंग करती है, किस कंट्री से, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। ये क्या है, ये एक एचआईवी रिसर्चर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, क्वेरेसा अब्दुल करीम हैज वॉन द फ्रेंच टॉप
साइंस अवार्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अवार्ड? यानी कि आपको एक बात मालूम है कि फ्रांस की सरकार ही देती है, साइंस का ये टॉप अवार्ड है वहां का, और अवार्ड का नाम क्या है? क्रिस्टोफ मैरियक्स प्राइज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द प्राइज अमाउंट? अब देखो, हमने आपको न्यूज में प्राइज अमाउंट नहीं बताया, यही तो एमसीक्यूज की खासियत है। आपको मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम पॉसिबल आंसर देंगे यहाँ पर। तो वैसे इसका जो अमाउंट होना चाहिए 5 लाख यूरो होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हाँ, तो 5 लाख यूरो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए। तो गाइज, अवार्ड में हमारे पास एक ही न्यूज थी, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। यूएस ज्वाइन G7 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइज, ये जो पूरे दुनिया की ग्रुप 7 कंट्री है, मतलब सबसे वेल्दियस्ट कंट्री है, ये मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने जा रही थी। मतलब ये अपने नेटवर्क, अपने सर्वर शायद शेयर करेंगे, मे बी शेयर करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई सिस्टम बनाने वाले हैं बढ़िया। तो यूएस ने पहले मना कर दिया था, लेकिन यूएस अब ज्वाइन कर रहा है G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, to the leaders of the group of the 7 wealthiest country in the world had set up a global partnership on artificial intelligence। तो G7 जो कंट्रीज हैं, ये लोग एक ग्लोबल पार्टनरशिप करने वाले हैं ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक ये जो वुहान वायरस, मतलब कोविड-19 वायरस जो फैला, या टेररिस्ट अटैक हो गया, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, मेरे हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, एक ग्लोबल चैनल बना देंगे जहां पर सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी आपस में। तो G7 कंट्रीज के जो कंट्री हैं वो ग्लोबल पार्टनरशिप कर रहे हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्टिंग में तो यूएस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब यूएस इसमें पार्टनरशिप करेगा चाइना काउंटर करने के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। देखो, however, US is now joining the group to counter Chinese dominance in shaping international standard on surveillance and facial recognition at the UN। तो हालांकि संयुक्त राष्ट्र में निगरानी और चेहरे की पहचान पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ये काम कर रहा है। गाइस, आपको पता ही है ना कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन पर बहुत सारे काम कर रहा है। आपको पता है, चाइना में अगर आप नया फोन खरीदते हो, तो अब ये फोन आपके फेशियल को, पहले फेस को स्कैन करेगा, उसके बाद ही चलेगा। तो चाइना ऑलरेडी इस पर काफी अच्छा काम कर चुका है, तो यूएस उसे काउंटर करने के लिए ये काम कर रहा है। द इनिशिएटिव टू लॉन्च अ ग्लोबल ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज इनिशिएटेड बाय फ्रांस एंड कनाडा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसको इनिशिएट करने वाले कौन थे? फ्रांस और कनाडा थे, है ना। तो अभी यूएस ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया है, चाइना के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, काउंटर करने के लिए। ठीक है, ये अच्छी न्यूज है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो विच कंट्री हैज ज्वाइंड द G7 पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच डिड नॉट इनिशियली ज्वाइन? आंसर क्या हो जाएगा? यूएस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Which of the following is not the member of G7? यानी कि आपको G7 कंट्रीज के मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए। देख लेते हैं। तो रशिया, देखो एग्जैक्टली में ये पहले G8 था, लेकिन जब रशिया का क्रीमिया वाला विवाद हुआ ना, तो रशिया को निकाल दिया गया था। लेकिन जो इस साल, मतलब 2020 में जो G7 मीटिंग होने वाली है, अब पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हालांकि देखो मुझे लगता है नहीं होगी, उसमें रशिया वापस से इंक्लूड होने वाला था, है ना। लेकिन रशिया अभी इंक्लूड हुआ नहीं है, तो हम G7 ही बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से, मैंने आंसर देखा नहीं है, लेकिन रशिया आंसर होना चाहिए। रशिया ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए, आपसे पूछा है कि G7 का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो G7 का एस्टैब्लिशमेंट 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। विच कंट्री विल होस्ट द 46 G7 समिट? तो ये यूएस, मैंने क्या बोला था, यूएस में ये होने वाला था, जिसमें रशिया फिर से ज्वाइन करने वाला था, लेकिन ये हो ना सका। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं गाइस, और इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। तो गाइस, आपको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन का नाम पता ही होगा। इंडिया को इस मेडिसिन ने काफी प्राउड फील कराया है ना। तो WHO सस्पेंडेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रायल्स। तो WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन परीक्षणों को निलंबित कर दिया है। गाइस, आपको पता है कि WHO ने पूरे वर्ल्ड वाइड 4 मेडिसिन का एक ग्लोबल ट्रायल किया था, करने वाला था। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल ये नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये मतलब पेशेंट पर नेगेटिव काम भी कर सकती है। आपको पता है गाइस, ये मलेरिया की दवा होती है,
ठीक। और ये मैंने भी अपना करियर एज अ एमआर शुरू किया था, तो मुझे मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इतनी ज्यादा गर्म होती है ना कि सारे के सारे जो पेशेंट हैं उनके लिए ये मतलब ये बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती है, पहली बात। उसके बाद गाइस आपने देखा होगा कि अभी आईसीएमआर ने दोबारा से एक गाइडलाइंस इशू की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के लिए, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि ऐसे पेशेंट जो कि अस्थमेटिक हैं या ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर हमारे जो अस्थमेटिक हैं उनको ही ये दवा देने के लिए बोला गया था, सबको नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इसका मतलब अगर पॉजिटिव कुछ इम्पैक्ट है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। भाई हर बॉडी का इम्यून सिस्टम सेम नहीं होता, हर बॉडी का अपना सिस्टम सेम नहीं होता। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहीं फायदेमंद है तो कहीं नुकसानदायक भी, बिकॉज ये काफी गर्म होती है। तो डब्ल्यूएचओ सस्पेंडेड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रायल, ठीक है, देख लीजिए। तो डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल। The hydroxychloroquine trial is one of the 4 mega trial initiated by the organization। मतलब WHO जो है वो 4 मेडिसिन का मेगा ट्रायल पूरे वर्ल्ड में कर रहा था। ये कौन कौन से मेडिसिन थे? तो एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक था लोपिनवीर एंड रिटोनवीर, और एक था लोपिनवीर एंड रिटोनवीर along with the इंटरफेरॉन एंड रेमडेसिविर, मतलब मिला के। तो एक ये दवा हो गई, दूसरी दवा ये हो गई, ये दोनों, ठीक। और एक दवा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथा इनका कॉम्बिनेशन पूरा, मतलब नहीं कॉम्बिनेशन वाला होता है। तो 4 मेडिसिन का ट्रायल था जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मना कर दिया गया, ठीक। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्वेश्चन, तो विच ड्रग विच वाज पार्ट ऑफ द WHO मेगा ट्रायल इज करंटली सस्पेंडेड टू बी यूज्ड? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एक बार मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि बार बार मुझे 2 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, कुछ मिस्टेक हो जाती है हमेशा। चलिए, हो रही है, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन? तो वो WHO है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस एक बार ये न्यूज पढ़िए जरा, लिखा क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिफ्ट बैन ऑन पैरासीटामोल API एक्सपोर्ट। पैरासीटामोल, आप लोग जब मतलब बचपन में या कभी फीवर आपको आता है या आप डॉक्टर के पास या किसी मेडिकल स्टोर पे आते हैं ना मेडिसिन लेने, तो आप देखना आपको पैरासीटामोल देते हैं। मतलब कि बेसिकली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? जब भी आपको फीवर होता है ना, आप ध्यान से देखना, सॉरी, आप कोई भी मेडिसिन लोगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है नीमो, एक होता है पैरा। नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल। नीमोस्लाइड दर्द के लिए होता है, पैरासीटामोल फीवर के लिए होता है। तो पैरासीटामोल ये दवा फीवर के लिए होती है, ठीक। तो जब कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा तो इंडियन गवर्नमेंट ने 26 तरह की मेडिसिन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसमें से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी था और पैरासीटामोल भी था। लेकिन जब दूसरे कंट्रीज ने हमसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांगा तो हमने इस पर से बैन पहले हटा लिया था और इस पर से बैन अब हटा लिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैरासीटामोल पर लगा जो एक्सपोर्ट पर बैन था उसको हटा लिया है, मतलब कि अब जो इंडियन कंपनी है वो पैरासीटामोल को एक्सपोर्ट कर सकती हैं विदेशों में भी, ठीक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन को हटा लिया है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पैरासीटामोल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो पैरासीटामोल को अभी जो एक्सपोर्ट था उस पर से बैन हटा लिया गया। The removal of ban will now allow the export of the paracetamol ingredient used for COVID-19 treatment, ठीक है। अच्छा गाइस, आप लोग के माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है ना, कि सर एक बात बताइए, अगर हमारे देश में कोविड-19 इतनी तेजी से फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में इतनी तेजी से फैल रहा है, और तभी एक तो लॉकडाउन हमारे देश से हट रहा है, दूसरा इंडियन गवर्नमेंट मेडिसिन पर से एक्सपोर्ट भी हटा रही है। तुम लोग को याद है गाइस, अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो ना, तो बिल गेट्स, जिस दिन बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट के कंपनी से रिजाइन दिया था, तो मैंने एक बात बोली थी कि बिल गेट्स ने रिजाइन दे दिया, कुछ बड़ा होने वाला है। आप लोगों ने शायद मेरी बात हल्के में ली थी उस दिन, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब बात करें तो भारत सरकार ने जो ये बैन हटाया, कैसे हटाया? इन ऑर्डर टू अचीव दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो भारत सरकार को इसके लिए सेक्शन 3 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में अमेंडमेंट करना पड़ा।
ठीक है। और इसके पहले वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 फार्मा इंग्रेडिएंट पर के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जिसमें पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों शामिल थे। तो ये भी तो हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन, व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। The government of India has recently lifted the ban on the export of the paracetamol. In order to achieve this, the government of India has amended which section of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992? तो हमने अभी आपसे पढ़ा था सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अब बात करेंगे स्टेट लेवल न्यूज की, और स्टेट लेवल न्यूज में हम बात करेंगे कर्नाटका सरकार की। तो स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू बी लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। गाइस, हालांकि ये न्यूज 27 मई की है, लेकिन हम कवर नहीं कर पाए थे, तो हमने आज कवर कर दिया। तो कर्नाटका हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसका अपना एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर होगा। मतलब कर्नाटका में अगर 6 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उन सारे पॉपुलेशन का हेल्थ रजिस्ट्री कर्नाटका गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कर्नाटक गवर्नमेंट को घर घर सर्वे कराना पड़ेगा। और ये सर्वे कौन कराएगा? ये सर्वे बेसिकली आंगनबाड़ी में काम करने वाली जो आशा महिला कर्मी होती हैं, वो लोग कराएंगे पूरा सर्वे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट अपने स्टेट में 6 करोड़ लोगों का एक स्टेट हेल्थ रजिस्टर बनाने वाला है। ये इससे देखो क्या फायदा, एक तो कोविड-19 का पूरा रिजल्ट कर्नाटक के सामने आ जाएगा, दूसरा और भी जो लोगों ने कौन सी बीमारी है ये सब का पूरा कर्नाटक के पास एक डेटा होगा, जिससे कर्नाटका गवर्नमेंट इन फ्यूचर भी लोगों के हेल्थ के लिए बढ़िया से एक रिजल्ट एक स्कीम बना सकती है। भाई, कितने लोग हमारे देश में अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग मिडिल इनकम में आते हैं, मैक्सिमम कौन सी बीमारी, कोविड-19 को छोड़ दो, भी मैक्सिमम कौन सी बीमारी स्टेट में है, किस वजह से है, किस रीजन से, ये सब कुछ कर्नाटका को मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, अगर ये स्टेट हेल्थ रजिस्टर बन जाता है तो। वैसे बन जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए, तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि ये लॉन्च करेंगे स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू कलेक्ट डेटा ऑफ ऑल इट्स सिटीजन। यानी कर्नाटका के हर एक नागरिक का डेटा सरकार के पास होगा, उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ। और ये पहली बार हमारे देश में होने वाला है इस तरह के रजिस्टर पे काम। द रजिस्टर विल होल्ड नेम ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट। यानी इस रजिस्टर में सारे नागरिकों के नाम होंगे, प्लस उनके हेल्थ के बारे में, किसी कौन सी प्रॉब्लम है, किसी कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, द प्रोजेक्ट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम चिक्का बल्लापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो ये जो सर्वे शुरू होगा वो चिक्का बल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिखाता हूँ क्वेश्चन में आपको। चलिए, तो विच स्टेट यूटी इज गोइंग टू लॉन्च द स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू कलेक्ट डेटा ऑफ ऑल इट्स सिटीजन? आंसर इज कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। The Karnataka state government announced that it will launch a state health register to collect data of all its citizens. The project is to be launched from which district in Karnataka? तो अभी हमने पढ़ा, आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चिक्का बल्लापुर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लोकेटेड इन कर्नाटका? कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो आप लोगों ने तो इसकी ट्रिक पढ़ी होगी मुझसे। तो आंशी भी है, बांदीपुर भी है, बनरघट्टा भी है, कुदरमुख भी है, तो ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टेट न्यूज में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, और यहाँ पर हम एमपी की बात करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी शिवराज सिंह चौहान जी ने रोजगार सेतु योजना नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है फॉर द स्किल्ड वर्कर। मतलब पूरी न्यूज पढ़ाता हूं, अब वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, शिवराज सिंह चौहान लॉन्च रोजगार सेतु योजना to support and provide employment to the migrant worker who return to the state in the COVID-19 situation and to meet the workers requirement of the industry। तो शिवराज सिंह चौहान ने बेसिकली, मैंने ऐप बोल दिया था, एक पोर्टल लॉन्च कर दिया इसका, रोजगार सेतु योजना। इस पोर्टल में इन सारे माइग्रेंट वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो माइग्रेंट वर्कर जो कि काफी स्किल्ड है और किसी और स्टेट से आए हैं, तो प्रॉपर उनको एम्प्लॉयमेंट देना, और जो एमपी में जो इंडस्ट्रीज है, जो उनकी डिमांड है, तो उन इंडस्ट्रीज के डिमांड के हिसाब से उन लेबर को सिलेक्ट करना, ये काम होगा इस पोर्टल का, रोजगार सेतु योजना।
तो शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु योजना बनाया है कि जो भी मतलब माइग्रेंट वर्कर बाहर से आए हैं स्टेट में, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना स्किल्ड के लिए। स्किल्ड, देखो स्किल्ड, रोजगार सेतु योजना याद रखो बेटा, स्किल्ड है ये, स्किल्ड वर्कर के लिए है रोजगार सेतु योजना। ठीक। एलिजिबिलिटी, तो वर्कर विथ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब आपको एमपी का एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक। होल्डर ऑफ समग्र आईडी इफ नॉट जनरेट द सेम, समग्र आईडी एक लेबर क्लास के लिए आईडी होती है एमपी में, अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वो जनरेट करना पड़ेगा। और लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3 जून 2020, और 3 जून तक आपको अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड वर्कर, तो रोजगार सेतु योजना स्किल्ड वर्कर के लिए एमपी, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन एमपी, तो एमपी में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? फौजल है, पन्ना भी है, पेंच भी है, वन विहार भी है ना, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड विच स्कीम टू प्रोवाइड जॉब टू लेबर अंडर स्किल्ड, देखो स्किल्ड के लिए क्या था और अंडर स्किल्ड के लिए, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, ये क्या है? श्रम सिद्धि अभियान। तो अगर आपके एग्जाम में मतलब कि अंडर स्किल पूछेगा, अंडर स्किल का मतलब कि आप उतने स्किल नहीं हो, सेमी स्किल या अनस्किल, तो श्रम सिद्धि अभियान। ठीक। और अगर आपसे स्किल्ड पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका हो जाएगा रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना फॉर स्किल्ड लेबर। ठीक। और श्रम सिद्धि अभियान फॉर द अनस्किल्ड लेबर, दोनों को ध्यान देना है आपको। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये भी एमपी ने शुरू किया था ना, एवरीबॉडी वाला, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, द यूनिक जीवन अमृत योजना स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू प्रोवाइड तिरकुट चूर्ण कांदा फ्री ऑफ कॉस्ट टू द सिटीजन टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ये भी कौन है? एमपी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जीवन अमृत योजना, ये देख लो, मैंने बहुत सारी स्कीम तुमको पढ़ा दी आज एमपी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड लॉन्चेस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट, यानी कि अभी हमने एमपी की बात कर ली, अभी हमने उत्तराखंड की बात कर ली, दोनों का मकसद सेम है, बस नाम अलग है। तो उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है फॉर द रिटर्निंग माइग्रेंट्स लेबर। ठीक। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, टू रिटेन द माइग्रेंट, मतलब इन माइग्रेंट लेबर को रोकना, who have returned to the state during the lockdown, मतलब ऐसे माइग्रेंट वर्कर जो कि स्टेट में आए, तो उनको रोकना मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, यही मतलब है इसका बेटा, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसकी? तो अगर किसी लेबर क्लास के लोग को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आना है, लिंक करना है, तो उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, है ना, और द एप्लीकेंट और इस फैमिली मेंबर विल बी बेनिफिटेड ओनली वंस अंडर द स्कीम, यानी कि अगर एक व्यक्ति है जिसने इस स्कीम में इनरोलमेंट कर लिया, लेकिन उसके फैमिली में 2 लोग और रहते हैं, तो मतलब एक परिवार से एक ही लोग को इसमें मिलेगा मौका, ये बोला जा रहा है सिंपल सी लैंग्वेज। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना फॉर रिटर्न माइग्रेंट? आंसर क्या होगा? आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड के देहरादून में कौन सा स्टेडियम है? तो है कौन सा? अरुण जेटली दिल्ली हो गया, सरदार पटेल मोटेरा बाराबती उड़ीसा, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये 2 स्टेडियम है। एक स्टेडियम आपका कहाँ पे? तेलंगाना में है, हैदराबाद, और एक कहाँ पे है? देहरादून में है। तो यहाँ पर देहरादून है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। The web portal Hope, helping out people everywhere, has been launched by which state to create employment opportunity? ये कौन सा स्टेट था? तो ये उत्तराखंड ही था, याद रखो, ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने उत्तराखंड की एक स्कीम आपको और बता दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की, और यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की। तो पीयूष गोयल जी ने इंफॉर्मेशन दी है कि एफडीआई इन इंडिया राइजेस अप बाय 18% टू रीच $73 बिलियन इन 1920।
मतलब 2019-20 का डेटा ये दे रहे हैं, ठीक है पीयूष गोयल जी। इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम एक साल पहले से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और अमाउंट की बात करें तो $73 बिलियन टोटल ये अमाउंट हो गया है, ठीक है। और 2019-20 की बात करें तो कौन से देश से सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, ये भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। वो देश कौन सा है? सिंगापुर है। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, ठीक। देखिए, तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल stated that the sorry guys, total FDI in India has grown by 18% to reach 73 billion in financial year 1920। तो भारत में 2019-20 में जो एफडीआई आई है वो टोटल 73 बिलियन की आई है, यानी इसके पहले वाले साल से मतलब 18-19 से कंपैरिजन करें तो हमारे एफडीआई में जो बढ़ोतरी हुई है वो 18% की हुई है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है 18% की, ठीक है। अच्छा, तो ये डेटा बेसिकली किसने दिया है अगर उसकी हम बात कर ले तो ये डेटा बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने दिया है, ठीक है। अच्छा, सिंगापुर सबसे बड़ा देश रहा। सिंगापुर से जो इन्वेस्टमेंट आया है सॉरी वो कितना आया है? $14.67 मिलियन, ठीक, इतना आया सिंगापुर से, ठीक है। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई आया है $14.67 बिलियन, ठीक है, बिलियन इतना आया है सिंगापुर से। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो 7.85 बिलियन ये सर्विस सेक्टर में आया है, उसके बाद टेलीकॉम में आया है, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में आया है, उसके बाद ट्रेडिंग में आया है, उसके बाद ऑटोमोबाइल में आया है, सबसे ज्यादा सर्विस में। तो यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत में जो एफडीआई है वो अमाउंट में कितना आया 18-19 में, तो कितना आया 73 बिलियन, है ना। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 18% इंक्रीज हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई आया? तो सिंगापुर से आया। कितना आया? तो वो देख लीजिए यहाँ पे 14.67, तो $14.67 बिलियन आया वहां से। सेक्टर की बात करें तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा आया? तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा आया $7.85 बिलियन, ठीक है। चलिए, what percent of FDI in India has increased to reach 73 billion USD in 1920? आंसर क्या होगा? 18%। विच कंट्री? तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज द डेटा ऑफ द सोर्स ऑफ एफडीआई? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हमेशा कौन? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया दैट अट्रैक्ट द हाईएस्ट एफडीआई? तो कौन सा था बेटा? वो सर्विस था ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट में। तो 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया गया, क्योंकि इसी दिन हमारे मतलब वर्ल्ड में सबसे पहले तेंजिन नोर्गे और एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट को पूरी इनकी ऊंचाई नाप दी थी, है ना। देखिए, तो इट वाज ऑन दिस डे 1953 नेपाली तेंजिन नोर्गे एंड न्यूजीलैंड एडमंड हिलरी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अच्छा, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो है वो 2008 से सेलिब्रेट हो रहा है, जब एडमंड हिलरी का निधन हो गया, तब से ये मनाया जा रहा है। ये भी देख लेना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन, तो व्हेन इज द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कमेमोरेट? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 29 में, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो आइए देखते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब? 29 में। इस बार की थीम क्या है? थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस। वुमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस, याद कर लीजिएगा। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन पीस कीपर कमेमोरेटेड ऑन 29 मई? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वुमेन इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे की बात कर ले। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे ये भी 29 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 29 मई को ऑब्जर्व किया गया, और इसकी थीम क्या है? गट माइक्रोबियम, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये याद करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन,
वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 29 में, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर मिस्टर अजीत जोगी, इनका निधन हो गया। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, देख लीजिए यहाँ पे। तो फॉर्मर छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी, हालांकि ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, इनका निधन हो गया है। 74 ईयर एज ओल्ड में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ये पहले चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ स्टेट के जब ये नया नया बना था। ये कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 2016 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी, जनता कांग्रेस। ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फेमस पर्सनालिटी पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइज अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज की, मतलब कल जो आपने पढ़ा था मुझसे, कितना आपको लर्न है चीजें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू रीस्टार्ट द हुनर हाट फ्रॉम सितंबर, यह मैंने आपको पढ़ाया था, which has currently been put to halt due to COVID-19. The skill fair is organized by which of these ministry? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने आपको बोला था, मुख्तार अब्बास नकवी ने यह बोला है कि सितंबर में ये शुरू होगा। और मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो इनके पास माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है। आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द सेंट्रली ओन्ड पावर फाइनेंस, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसको अभी यहीं पर याद कर लो। तो सेंट्रली ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है। ये हैज साइंड एन एमओयू विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट होली ओन्ड सब्सिडरी एनबीपीसीएल टू फाइनेंस 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन द स्टेट। What is the approved amount to be provided under the project? ठीक, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये मध्य प्रदेश में, जो ये मध्य प्रदेश की नर्मदा बिजली बोर्ड है ना, एनबीपीसीएल, तो इनको 225 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब एक आप कह सकते हो बिजली पैदा करने वाली फैक्ट्री, ये बनाने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये पैसा देगा। कितना अमाउंट लगेगा ये आपसे पूछा गया। आंसर इज 22,000 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द चिल्ड्रन नॉवल द इकाबाग? अखिलेश अवस्थी सर ने परसों क्लास ली थी, उन्होंने ये पढ़ाया होगा आपको। आंसर इज जेके रोलिंग, द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज। The incumbent president of the Taiwan has won the country presidential election second time. 4 साल के लिए टर्म होता है वहां पे राष्ट्रपति का। Who is the president of the Taiwan? तो इनका आंसर क्या है? त्साई इंग-वेन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Ketchup is a new calling application launched by which of the following companies? अखिलेश सर वाले दिन का क्वेश्चन है ये। आंसर इज फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च रिपोर्ट हैज स्लैश इंडिया जीडीपी ग्रोथ कितना? तो ये -68% था ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Which among the following app launched by the government of India has become the first government product in the world to made open source? है ना, तो ये भी अखिलेश सर ने आपको पढ़ाया होगा, आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who among these has been appointed as the new president of the new development bank? ये तो मैंने आपको पढ़ाया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्कोस पेड्रो ट्रेजो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्रिकेट प्लेयर Shehan Madhushanka has been suspended from all form of the game. He played for which country? तो ये श्रीलंका के लिए खेलते थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट पाई has been launched by which of the organization? किसने लॉन्च किया गाइस? ये लॉन्च किया एनपीसीआई ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द वर्ल्ड हंगर डे, तो ये 28 मई को सेलिब्रेट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Government has recently renamed the Central Institute of Plastic Engineering and Technology. What is the new name? मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसका नया नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोकेमिकल, हाँ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन हैज टाइड अप विथ विच कंपनी? कल हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। How much loan has been approved by the ADB to upgrade 450 km of state highway and the major district road in the state of Maharashtra? हम लोग पढ़ चुके हैं, 177 million, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who has been appointed as the new CMD of the Oriental Insurance Company? कल हमने पढ़ा, आंसर क्या होगा? शी इज लेडी, आंसर इज SN राजेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैज रिसेंटली डेवलप अ लाइट वेट मैग्नीशियम एलॉय टू रिप्लेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो एलॉय का मतलब गाइस जैसे नहीं जो पहिए होते हैं उसमें एलॉय होते हैं ना, तो मैग्नीशियम एलॉय ढूंढा है किस आईआईटी ने जो कि एल्यूमिनियम और स्टील एलॉय को चेंज कर देगा। तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर ए। गाइज आई होप कि आपको हमारा सी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज हमारे सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो।